Assalamu everyone and welcome to another episode of Park Docs. This is your host Dr. Bilal. आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जुल्करनैन अनीस और ही इज़ द यंगेस्ट न्यूरोसर्जन ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह और उनसे गुफ्तगू करते हैं इंशाल्लाह. गुफ्तगू का वही हमारा जो आइडिया है वो ये है कि जितने भी लोग हमारे बच्चे MBBS कर रहे हैं और करने वाले हैं, अभी कॉलेज में भी हैं, जिनको न्यूरोसर्जन बनने का शौक़ है, तो वो क्या पाथवे होगा उनके लिए, क्या उनका रिक्वायरमेंट्स होंगी, एक न्यूरोसर्जन की लाइफ कैसी होती है, उनका रूटीन क्या होता है, पेशेंट्स कैसे आते हैं उनके पास, ताकि उनके दिमाग में क्लैरिटी आए और कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो के एक न्यूरोसर्जन बनने के बाद लाइफ कैसी होती है और डिसीजन मेकिंग में आसानी हो. आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है बिलाल? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू जुल्करनैन, आप आए. नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट करने का शर्फ बख्शा हमें. DMC की शान, यंगेस्ट न्यूरोसर्जन ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, ये यंगेस्ट न्यूरोसर्जन ऑफ पाकिस्तान का किस तरह क्या सिस्टम है, ये कि एज क्या थी? असल में अर्ली एज के अंदर मेरा एडमिशन हुआ था, स्कूलिंग स्टार्ट हुई. ठीक है. और उसके अलावा मैंने मेरी क्लासेस स्किप हुई थी, डबल प्रमोशन दिलवाए थे अच्छा. मैंने. वो तो मैं बहुत छोटा था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन खैर नहीं. वो जो जंप करवाते थे क्लासेस. जी 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 अच्छा, जी, वो वाला सीन हो गया. तो उसकी वजह से ये हुआ कि मैट्रिकुलेशन जल्दी हुई, बिल्कुल. इंटरमीडिएट जल्दी हुआ और अल्टीमेटली मैं डॉ में एंटर हो गया. डॉ में एंटर होने के बाद विदाउट हैविंग एनी डिले हाउस जॉब की कंप्लीशन के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट फौरन किया आपने फॉरेन माशाल्लाह. किया. फॉरेन ट्रेनिंग लगी और विद इन 5 years मेरी ट्रेनिंग की कंप्लीशन के बाद जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पार्ट टूट गया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया. यार क्या कौन से क्या खाया आपने, क्या आपके सेल कौन से लगे हुए हैं? नहीं, बस ये अल्लाह ताला का करम है और कुछ नहीं है. हमारी क्या औकात है, हम तो अपनी तरफ से बस मेहनत जारी रखते हैं और एक विजन होता है और उस विजन के तहत चले और अल्लाह ताला ने करम किया हम पे अल्हम्दुलिल्लाह. टाइम कॉलेज, गुलशन, मुमताज मंजिल. सही है. बैतुल मुकर्रम के सामने. क्या हाल है? हमारे साथ में क्रिकेट खेलना. मैंने आपको छक्के क्यों मारे थे स्ट्रेट के? बिल्कुल, आपने बहुत छक्के मारे थे और आपने मेरी टीम से भी बहुत अच्छा खेला था. 50 मारी थी, आपकी 50 याद है. आपने बुलाया था, वो बड़ा अच्छी यादें यार. बड़ी याद है यार. मेरा जो सबसे पहली आपकी मेमोरी है वो ये है कि सेशन शुरू हुआ तो टाइम कॉलेज क्लास में हम दोनों बैठे और आप पहले से वहाँ मौजूद थे. मैं बैठा आके तो ऐसी गुफ्तगू हुई तो मैंने बोला आपको क्या बनना है, तो आपका जो पहला जवाब था वो ये था कि मुझे न्यूरोसर्जन बनना है. तो मैंने कहा यार एक आदमी इंटर में है और उसको इस बात का पता है कि उसको न्यूरोसर्जन बनना है, तो ये क्लैरिटी माशाल्लाह आपके शुरू से थी. ये हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह क्लैरिटी आ गई. वैसे तो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट कुछ और था, ये मुझे पता है कि मुझे फाइटर पायलट बनने का शौक था बचपन में, लेकिन वो चूँकि वीक आई साइड हो गई बचपन में ही और वो पॉसिबल नहीं था. तो फिर इसके बाद हाँ, वालिदैन की थी चॉइस के बेटा डॉक्टर बने. ख़ानदान में वैसे भी बहुत कम ही डॉक्टर थे, बहुत दूर के रिश्तेदार डॉक्टर थे, तो शुरू से ही था कि डॉक्टर बने. अब डॉक्टरी में क्या पेशा होना चाहिए, तो वो मेरे माइंड में क्या था कि हाँ, न्यूरो की तरफ जाना है. अच्छा. पर्टिकुलरली न्यूरो फिजिशियन नहीं, न्यूरो सर्जन बने. अच्छा. तो आपको पता है कि लड़कों का तो मेल डोमिनेंट फील्ड है, तो न्यूरो सर्जरी है. न्यूरो फिजिशियन में थोड़ा सा ये है कि मिक्स है. फीमेल अब आहिस्ते के साथ ट्रेंड चेंज हो रहा है और फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा आगे आ गई माशाल्लाह. ठीक है, अच्छा पर्सपेक्टिव है कि होना चाहिए. हर फील्ड के अंदर फीमेल्स की भी ऑब्वियसली ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते मेल न्यूरो सर्जन को एक्वायर करने के लिए, हायर करने के लिए, फिर वो फीमेल की सर्विसेज अवेलेबल. सही है. अच्छा, टाइम कॉलेज से याद आया, टीचर्स होते थे हमारे डॉक्टर सर अब्दुर्रहमान, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, सर जवाद, और एक जीशान साहब, बहुत अच्छे टीचर थे वो यार. उन्होंने जो बेसिस बनाई ना, वो आगे मैं समझता हूँ फाइनल ईयर तक काम आई है. अगर सर अभी भी देख रहे हो, डॉक्टर जीशान सर, आपको बहुत बहुत सलाम और थैंक यू वेरी मच. और दूसरा ये कि सर अब्दुर्रहमान सर, आप थोड़ा सा प्रेशराइज करते थे, प्लीज़ बच्चों को इतना प्रेशराइज मत किया करें. नहीं, उनके प्रेशराइज करने की वजह से आज उनके बेशबहा बच्चे अलग अलग मकाम पे माशाल्लाह मौजूद हैं. और सिर्फ डॉक्टर्स तो बहुत होंगे, डॉक्टर्स बेतहाशा डॉक्टर्स बने. और टाइम्स कॉलेज का ही मैं ये चेहरा उनको दूंगा सबसे ज़्यादा कि उन्होंने जो बेसिस बनाई एमकेट के ख़ास तौर पे, एमकेट के दौर में,
तुम तो यार उनके फेवरेट स्टूडेंट थे भाई, तभी वो फेवरेट जुल्करनैन की मिसाल लेते रहते थे हर वक्त, माशाल्लाह बस माशाल्लाह। आज भी मुलाकात अच्छा, मुलाकात है उनसे? ऑन एंड ऑफ इनफ्रीक्वेंटली माशाल्लाह, लेकिन होती है। सलाम अख्तर बोलिएगा सर रहमान से को। मुलाकात होती है अच्छा, काम, और बाकी ये है कि चलता रहता है सिलसिला। बस उन्होंने माशाल्लाह बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर दिए, माशाल्लाह। स्पेशलिस्ट फरजाम प्रोड्यूसर। याद है आपको? तौकीर हुसैन हमारे साथ था, वो तौकीर क्या कर वो रहे हैं आजकल? प्लास्टिक सर्जन कंसल्टेंट बन गया माशाल्लाह माशाल्लाह। AKU के माशाल्लाह अंदर अभी वो स्टार्ट कर चुका है माशाल्लाह। स्कॉलरशिप वगैरह, तो ये और सब चल रहा फरजान है। पीडियाट्रिक फरजान जो है पीडियाट्रिशियन है। AKU के अंदर सेकंड फेलोशिप कर रहा है। बहुत सारे माशाल्लाह। एमरॉन एनेस्थीसिया की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये अच्छा, हैमरॉन भी था, मुझे AKU में मिला था एक दफ़ा, मैं इंटर्नशिप कर रहा था, अच्छा तो हैमरॉन से मुलाकात, मतलब वो देखा था मैंने दूर से उनको। चले माशाल्लाह, गुड। आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। स्कूल आपका किंग्स स्कूल था अगर मुझे, किंग्स स्कूल था, बिल्कुल सही आपको याद है। जौहर जौहर में? जौहर के अंदर था। मीडियोकर स्कूल था, लेकिन उन्होंने उनकी मैं कहूँगा कि लेवल ऑफ एजुकेशन हायर साइड पे था एज कम्पेयर टू अदर, और उसी की उन्होंने मन्नत मैं भी बना स्पेशलिस्ट। मेरे बाद मेरी जूनियर वो कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट से बनी, तो माशाल्लाह। माशाल्लाह अच्छी खासी प्रोडक्ट मुझे जनरेट की। कॉलेज फिर आप कौन से कॉलेज बने? एवरग्रीन आदम आदम जी। जी साइंस कॉलेज गवर्नमेंट हम डीजे वाले हैं। डीजे वाले आदम जी, यही चल रहा होता था तो उस दौर में, तो यही यही था। दो मेन स्ट्रीम थे। अब तो प्राइवेट कॉलेजेस का रुझान बहुत ज्यादा हो है गया लोगों है, में, बिल्कुल। लेकिन ये है कि यार वो हम लोग वाली लाइफ, एक मैं समझता हूँ कि वो वो आज से लाइफ अलग ही 15 लाइफ थी यार। आज से 15 साल पहले रेजिलियंस थोड़ी सी ज़्यादा थी, 4M में लटक के जाना, एक 11C में मैं तो 11C लटक में के जाता था, पूरे में वो जाता एक हाथ में नोट्स हैं, तो वो हाँ आजकल के पेरेंट्स शायद अलाउ ना करें अपने बच्चों को, वो वाली। शायद, हाँ चेंज हो गए ना, हर चीज की प्रायोरिटी चेंज हो गई, तो उसके साथ साथ बिल्कुल। चेंज होता रहता है। अच्छा जुली, एक जो मेमोरी एक और है, मरहूम आमिर लियाकत का इनाम घर, और उसमें DMC का बैच आया हुआ था, और आप लोग और आप लोगों ने बड़ा हल्ला गुल्ला किया था, अल्लाह जन्नत और नसीब करे आमिर साहब को। और ये है कि हाँ उसमें हल्ला गुल्ला अच्छा, क्या मैंने था। बताऊँ क्या, मैं इनाम घर देख रहा था, हाँ तो मैं ऐसी रैंडमली इनाम घर देख रहा था, तो एक बच्चे पे फोकस आता है जो बहुत चीख रहा है ना, एनर्जेटिक एनर्जेटिक है, मेरा भाई जुल्करनैन कहाँ पहुंचा हुआ है इधर, तो फिर पता चला कि DMC का बैच हम आया लोग हुआ असल था। में स्पोर्ट्स वीक होता था, तो जी जी स्पोर्ट्स जी। वीक डॉ ओलंपियाड के नाम से होता था, तो उसके अंदर काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। स्पोर्ट्स अच्छा वाइज अच्छा भी मैं टेबल टेनिस का डॉ का कैप्टन भी रहा हूँ 2 अच्छा अच्छा साल अच्छा, तक, और टीम में भी रहा हूँ 1 साल और मैं, तो माशाल्लाह। वो भी था। फिर हमारी वहाँ पे जाते थे अपनी टीम को ऑब्वियसली चेयर करना हर स्पोर्ट्स के अंदर। नहीं तो ये तो इनाम घर पे लैंडिंग कैसे होती है आप लोगों की? इनाम घर में हमें हमारे पूरे डाव की डेलीगेशन को इनवाइट किया था उन्होंने, अच्छा, तो हम डाव वाले सारे डावाइट्स पहुंच गए थे। अब वो सीनियर डावाइट्स पहुंचे हुए थे, पर्टिकुलरली उस वक्त मैं शायद गालिबन 4th ईयर में आई था। थिंक 4th ईयर में होंगे हाँ हम लोग, 4th ईयर राइट? में था, और 3rd ईयर 4th ईयर को इनवाइट किया था, तो हम लोग गए थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने। तो तो वहाँ आपने पे खूब चीखा? दाव के लिए जब दाव की बारी आई, उन्होंने दाव का स्पेशली नेम कॉल आउट किया, तो फिर उसके बाद हमारे अच्छा 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 और अच्छा, वो नारे चलते ही वो रहे, जो और स्लोगन्स थे वो मेरे तो वैसे ही मशहूर थे, तो वजह से वहाँ पे इनाम भी मिला था। उस हाँ वक्त के मुझे याद है। 5000 रुपीज बहुत मायने रखते थे। अरे माशाल्लाह। खैर, नहीं वो ये था कि इनाम बड़े बांटते, अल्लाह उनको मगफरत करे अल्लाह उनकी। मग़फ़िरत करे। अच्छा डॉक्टर जुल्करनैन, मुझे ये बताएं कि न्यूरो सर्जरी में FCPS पार्ट 1 तो नहीं होता है, तो आपने FCPS पार्ट 1 किस में दिया था शुरू में? इस पार्ट में जनरल सर्जरी में दिया, जनरल सर्जरी में दिया था। जनरल सर्जरी में देने के बाद इनिशियली अब पहले ये ट्रेंड था कि 2 इयर्स आपको जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग करनी होती है, देन 3 इयर्स न्यूरो सर्जरी कोर्स ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप पार्ट ट्रेनिंग के बीच में आपको 2 इयर्स कंप्लीशन के बाद जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग के बाद आप IMM इंटरमीडिएट मॉड्यूल तक। तो अब ट्रेंड थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने, नई लेजिस्लेशन ये हो गई है कि अब 1 इयर्स जनरल सर्जरी की आपको ट्रेनिंग करनी है मैंडेटरी, और 4 इयर्स न्यूरो सर्जरी के अंदर को ट्रेनिंग करनी है, एंड विच इज गुड, विच इज आई मीन लिटरली गुड, क्योंकि आपको 3 इयर्स के अंदर शायद उतना हैंड्स ऑन नहीं मिल पाता हर केस को लेके, क्योंकि बहुत वास्ट वैरायटी है नंबर ऑफ केसेस के हवाले से, क्योंकि हम पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी और अडल्ट न्यूरो सर्जरी सब हम ही डील कर रहे हैं। सही है। स्पाइन के अलग केसेस हैं, ब्रेन ट्यूमर्स अलग हैं, हेड ट्रॉमा अलग है, स्पाइन ट्रॉमा अलग है, और पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी है, शंट, पीपी शंट, MMCs के बहुत सारे केसेस हैं। तो वो एक्सपोजर जो है तो वो बढ़ जाता है। एक्सपोजर ज़्यादा होता है, और आप 3 इयर्स में लिमिटेड एक्सपोजर लेके निकलते हो। अब अनलेस अनटिल आप गवर्नमेंट सेटअप से एसोसिएटेड हो और आपका हैंड्स ऑन वहाँ पे चलता रहता है कंटिन्यूएशन के साथ,
जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला, क्योंकि मैं कमिश्नड मेडिकल जी ऑफिसर हाँ, था। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग भी एसोसिएटेड ही था। अच्छा हाँ, ये आपसे बल्कि ये सवाल करने ही वाला था कि हाउस जॉब आपने सिविल से की, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, डीएमसी, बिल्कुल। और सिविल में आपने न्यूरोसर्जरी में हाउस जॉब की थी? नहीं, मैंने न्यूरोसर्जरी में हाउस, ये भी एक मज़े का सीन है। वो जी, मुझे जी, थोड़ा जी, थोड़ा कि याद है, म दोस्त के मुझे साथ आप, मैंने दोस्त की निभाई थी। एक्चुअली वही था कि ये रिस्क नहीं था थोड़ा सा रिस्क? मेरिट नंबर के हिसाब से मेरी न्यूरोसर्जरी की रोटेशन मिल रही थी, सही मिल है, रही और थी? मेरे फ्रेंड को नहीं मिली थी। और हम लोगों ने कसम खाई थी कि हम दोनों चारों वार्ड में एक साथ जाएँगे, जहाँ भी जाएँगे। वो कसम निभानी पड़ गई अच्छा। और मैंने अपनी न्यूरोसर्जरी की रोटेशन को सैक्रिफाइस किया। लेकिन इन दी एंड इट डज़न्ट मैटर कि आप वहाँ पे रोटेशन करो अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रेनिंग, सोर्स ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, उसके वाले वार्ड में या नहीं। तो अल्टीमेटली जब आप ट्रेनिंग पे आते हो, ट्रेनिंग के अंदर आपका कितना हैंड्स ऑन है, एक्सपीरियंस है, आप एक्सपर्टीज गेन करते हो, वो मैटर करता है। और मुझे लिटरली कोई फ़र्क नहीं महसूस हुआ कि मैंने 3 मंथ्स की जो रोटेशन हाउस जॉब के दौरान करनी चाहिए थी न्यूरोसर्जरी में, नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इससे कोई डिफरेंस ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही, तो बहुत। मुझे ये बताएं कि आप रेकमेंड करेंगे जिसको भी न्यूरोसर्जरी टेकअप करनी हो वो हाउस जॉब करे उसमें? अगर इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको एक्सप्लोर करना है, आपको एक्सपोज़र गेन करना है और आप डिस्कवर करना है आपको? कन्फ्यूज़्ड हैं कि आप जैसे मैं तो पहले से ही फ़ोकस था कि मुझे जी 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 न्यूरोसर्जन जी बनना जी, है क्लैरिटी दिया इंशाल्लाह। आपको मुझे। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो जनरल सर्जरी करना चाहता है परस्यू, और उसके बाद सब स्पेशलिटी के तौर पे कंफ्यूज है कि लाइक ऑर्थोपेडिक्स है, यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, तो वो न्यूरोसर्जरी का अगर एक्सपोजर लेना चाहे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हाउस जॉब, तो बिल्कुल एक्सप्लोर करके देख ले, अपना माइंड बना ले। इतना हेक्टिक स्केड्यूल वो बेयर कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द डेली रूटीन एक्टिविटीज़, तो फिर बिल्कुल उसको प्रोसीड करें, परस्यू करें। तो न्यूरोसर्जरी के रेजिडेंट को एक तो मुझे कॉल्स का बताइएगा कि कितनी कॉल्स होती हैं R1 से लेकर, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि रेजिडेंसी का रूटीन क्या होता है? अच्छा, कॉल्स तो नंबर ऑफ रेजिडेंट्स पे डिपेंड करता है अच्छा बेसिकली। किसी भी डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ रेजिडेंट्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ कॉल्स रिड्यूस हो जाएंगी। अच्छा। लेकिन ऑन एन एवरेज मैं समझता हूँ कि एवरी 4 डे कॉल यूजुअली स्टैंडर्ड है, जो डेवलप हो चुका है हर सेंटर के अंदर, न्यूरोसर्जिकल ठीक सेंटर। है। अगर मैं AKU की बात करूँ, लियाकत नेशनल की बात करूँ, JPMC की बात करूँ, सिविल हॉस्पिटल की बात करूँ, तो अब हर जगह, हर रेजिडेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर यूजुअली एवरी 4 डे कॉल का कॉन्सेप्ट बन चुका है। ठीक है। और नंबर ऑफ आवर्स, इसका कोई गारंटी नहीं है। ट्रॉमा सेंटर बिजिएस्ट सेंटर है, सबसे ज़्यादा ट्रॉमा वही हम ही डील करते हैं। गवर्नमेंट सेटअप है तो ऑब्वियसली अपन अनअफोर्डेबिलिटी की वजह से पेशेंट्स का फ्लो ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पर होता है। है। तो अब हमारे पास जो जितने भी नंबर ऑफ केसेस कॉल पे आए वो तो हमें करने ही करने हैं, और अगर रिटेंशन की भी है पेशेंट्स की और डिले हो रहा है कोई भी प्रोसीजर में, तो नेक्स्ट डे पोस्ट कॉल सारे केसेस करवा के जाने हैं। उफ। तो इट डिपेंड्स कि तो कभी आप लॉन्गेस्ट कितना स्टे किया हॉस्पिटल में आपने? लॉन्गेस्ट स्टे मैंने किया, लॉन्गेस्ट स्टे तो अगर बात करूँ मैं कोविड एरा में, मैंने डबल कॉलें भी करी हैं। ठीक है, कोविड एरा में हम लोग का रोस्टर हिसाब से बनाया गया था कि नंबर ऑफ डेज विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोजर टू द पेशेंट हमने रिड्यूस कर दिए थे, और नंबर डबल कॉल करते थे हम। अच्छा। हाँ, तो लॉन्गेस्ट मैंने तो रुका, तो मैं तकरीबन आप समझ लें कि 54 आवर्स रुका हूँगा ओह माय हॉस्पिटल गॉड। में। वैसे अगर मैं बात करूँ जनरल रूटीन के अंदर, अपार्ट फ्रॉम कोविड एरा जो हमने फेस किया था 1 साल तक तकरीबन, तो 36-40 आवर्स तक मैं रुका हूँ मैक्सिमम। मतलब एक दिन में सुबह 8 बजे 9 बजे पहुँचा हूँ, और नेक्स्ट डे जो है रात के तकरीबन 11 बजे तक, मैं 12 बजे तक। तो अच्छा, एक डॉक्टर हैं, उन्होंने हाउस जॉब कर ली, अब वो न्यूरोसर्जरी में जाना चाहते हैं, कितने इंस्टीट्यूट्स न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग करवा रहे हैं हमारे पास? इस वक्त कराची में अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 ही इंस्टीट्यूट हैं, और AKU नंबर 1 पे टॉप नॉच है। ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट है मैं अच्छा। कहूँगा, और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। डिपेंड ये करता है कि आपके पास इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंटेशंस और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। और AKU के बाद अगर कोई सेंटर है वो ट्रॉमा सेंटर है। सिविल हॉस्पिटल। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट सेटअप होने के बावजूद सारी की सारी वो इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो AKU के अंदर मौजूद माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह। हम न्यूरो नेविगेशन करते हैं, माइक्रोस्कोप है हमारे पास, न्यूरो मॉनिटरिंग है, ड्रिल है, हर चीज़ अवेलेबल है जो हम यूज़ करना चाहें, जो AKU में एक फाइनेंशियली अब मैं कहूँगा कि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग जो हैं। हाँ, तो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको सारी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इशू आता है लिमिटेशन ऑफ नंबर्स ऑफ बिल्कुल। स्टाफ,
रिसोर्सेज कभी और कभार बर्डन बहुत है, इतने सारे लोग हैं। बर्डन बहुत है। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे जितना आप लोगों को माशाल्लाह हैंड्स ऑन मिला है ना, हाँ। मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट में इतना हैंड्स ऑन नहीं, इतना मिलता तो हो। नहीं, ऑब्वियसली नंबर ऑफ केसेस वहाँ आप पे लोग कम होते माशाल्लाह हैं। खुल के खेलते थे। हम वहाँ पे काफ़ी खुल के खेलते थे, और इसके अलावा और भी और अच्छी सेंटर्स बात है हैं। कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स हैं ना। हुँ, जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है, जो अपने काम को जानता है, हुँ। तो वो पेशेंट के साथ ज़्यादा सिंसियरली बिहेव कर कोई सकता है। क्रिमिनल चीज़ नहीं करता। नहीं करेगा क्रिमिनल। अच्छा, एक जो बच्चा हमारा हाउस जॉब कर लेता है और उसको न्यूरोसर्जरी में आना है, रेजिडेंसी करना है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कराची में? कौन से इंस्टीट्यूट्स कराते हैं रेजिडेंसी? कराची में 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जो वेल रिनाउंड हैं न्यूरो सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए। बाकी हर जगह पे सीएसपीसी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना होने की वजह से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैंसिल हो चुके हैं। अब वो 4 इंस्टीट्यूट्स AKU है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल है, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर होती है वहाँ पे ट्रेनिंग। और नंबर 3 पे LNH लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, नंबर 4 पे JPMC है। अच्छा 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 और अच्छा। ये मैंने आपको जो ग्रेडिंग बताई है इसी हिसाब से इसी से है। लेवल ऑफ ट्रेनिंग की क्वालिटी वाइज इस हिसाब से ये मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना चाहूँगा। एक न्यूरो सर्जन बनने के लिए हुँ। क्या इंग्रेडिएंट होना चाहिए आपके अंदर? न्यूरो सर्जन बनने के लिए आपके अंदर एंड्योरेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। वार्ड पॉलिटिक्स हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हर जगह पे बिल्कुल। होती है, वो तो आपको फेस करनी है। लेकिन जो हार्डशिप्स आपकी पर्सनल डेली रूटीन से रिलेटेड होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी इस ट्रेनिंग के लिए। आपको रातें रुकनी पड़ेंगी, रातें जागनी पड़ेंगी। आप अपने सोशल सर्कल में लिमिटेड हो जाएँगे बहुत ज़्यादा हद तक। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी होती है इस चीज़ की। फ्रस्ट्रेशन भी होती है, और किसी वक़्त भी यू नेवर नो, कभी भी हेड ट्रॉमा आ गया, आपकी रात काली हो गई। जैसे कि आपने अभी भी कहा कि मैं अभी भी जा सकता हूँ, किसी भी टाइम पे कॉल आ जाए, तो ये अभी इनफैक्ट आपके माशाल्लाह। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद मेरी एक सर्जरी स्केड्यूल है, वो भी अच्छा हेड अच्छा ट्रॉमा अच्छा। के साथ है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है ज़िंदगी में, और ये चलती रहती सिर्फ है। रेजिडेंसी पीरियड के अंदर नहीं, ये लाइफ लॉन्ग चलती रहेंगी। अच्छा। और चोली दामन का साथ है आपका और पेशेंट का। तो अगर जो बंदा डेडिकेटेड है, एंथुसियास्टिक है अपनी फील्ड को लेके, और अगर वो समझ रहा है स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो रहा है इस फील्ड से, ठीक है। और उसका एंड्योरेंस लेवल इतना हाई है कि हाँ, किसी भी वक्त वो चाको चौबंद है कि मैं रात के अगर 3 बजे 4 बजे भी केस आ रहा है, तो वो अपने घर से उठ के जाएगा, सही है। देन पे उसको न्यूरोसर्जरी करनी चाहिए। अच्छा, आपसे मुझे एक शिकायत है कि आप हम्म। ऑफ डे नहीं ले रहे, आपके 7 दिन काम के हैं, तो ये मुझे बताएं कि ये आपने क्यों? क्योंकि भाभी भी हैं और माशाल्लाह छोटू भी है, तो ये देखिए, मैनेज तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती हैं। नो डे ऑफ का मतलब ये नहीं है कि मैं घर पे टाइम नहीं दे रहा, लेकिन ये है कि एक रूटीन सेट मैंने कर ली है। जैसे आज संडे है, मैंने एक ओपीडी रखी है, बाकी दिनों ठीक में है। ज़्यादा ओपीडी होती है। और अनफॉर्चुनेटली एक हेड ट्रॉमा का पेशेंट आया हुआ है, तो मुझे आज केस करना है, वरना मेरा आज संडे का दिन फ्री होता ओपीडी के अलावा। तो मैंने चीज़ें हो जाती हैं, बट आपको कैलकुलेटेड वे में चलना पड़ता है, और हर चीज़ प्लान्ड रखनी पड़ती है कि हाँ भाई, मैं अगर शादी में जाना है तो मैं इससे पहले सेटिंग करके रख लूँ, अपना स्केड्यूल इस बिल्कुल। तरह सेट करके रख लूँ कि मैं 2 दिन बाद अवेलेबल हूँ। तो घर वालों को मैं पहले ये बोल देता हूँ कि हाँ भाई, कहीं भी मुझे लेके जाना है, घसीट के लेके जाना है, तो आप मुझे 2 से 3 दिन पहले बता दें, ताकि मैं अपना रूटीन उस हिसाब से सेट कर लूँ। दूसरी बात है कि कभी किसी तकरीब या शादी से भागना पड़ा आपको? बिल्कुल, ऐसा अच्छा। बहुत बेशबहा बार हुआ है, ट्रेनिंग के अंदर हुआ है, अभी पोस्ट फेलोशिप पीरियड के या अभी अंदर हुआ आपने है। कबाब और पराठा उठाया हाँ, और रोटी का निवाला आपके मुँह में जाने वाला था कि आपको हॉस्पिटल से कॉल आ गया और जाना पड़ नहीं, गया। ये सर्विस है जुल्करनैन। मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह हमारे अल्लाह डॉक्टर्स ताला की ने मैं तो सर्विस है। अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने इस मुक़ाम पे हमें शर्फ़ बख्शा है कि हम ये खिदमत कर एब्सोल्युटली। सकते हैं। देखें, रूटीन डिस्टर्बेंस ये सब कुछ, लेकिन अल्लाह की तौफीक से आप कितने लोगों को आपने इलाज किया और कितने लोग मुस्तफ़ीद हुए ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज़ की दुकान है पूरी। वाक़ई में। मैं ये मानता हूँ कि चलें कुछ लाइफस्टाइल में हमारे कुछ कमी पेशी होगी, हमें थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता होगा, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ हैं, जो आप खिदमत यहाँ कर सकते हैं, वो आप कहीं और नहीं कर लेवल ऑफ स्किल्स यहाँ पे जो आप डेवलप कर सकते हैं, बाहर सकते, कंट्रीज़ कहीं में और नहीं नहीं करते कर हैं। सकते। और हम दोनों क्योंकि एक्सपोज़र सर्जिकल बहुत ज़्यादा है फील्ड सर्जिकल से फील्ड में, तो बिल्कुल। तो हम लोग को आइडिया है कि यहाँ पे आप रह के कितना अपना स्किल हाँ। और अथॉरिटी बहुत है यहाँ पे डॉक्टर्स को। फाइन स्किल्स डेवलप करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे, और इवन यहाँ के डॉक्टर्स की जो डिमांड है बाहर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। जो यहाँ से बाहर जाते हैं तो उनकी सर्विसेज सबसे ज़्यादा अवेल करते हैं मिडल ईस्ट वाले, यूके वाले। ये सब हर हॉस्पिटल्स के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर्स को प्रेफर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, इवन दो और स्किल्स भी बहुत होते हैं पाकिस्तान स्किल्स डॉक्टर्स के।
अच्छा जुली, ये बताओ कि एक कॉमन पेशेंट न्यूरोसर्जरी क्लिनिक में किस कंप्लेन से आता है कॉमनली? एक यूजुअली हमारी प्रैक्टिस के अंदर कॉमन कंप्लेंट्स जो है बैक एक है, बैक एक। चाहिए लंबर डिस्क के साथ पेशेंट आ सकते हैं, नेक पेन के साथ आ सकते हैं, सर्वाइकल डिस्क हो सकती है, सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन हो जी सकती जी है, जी जी जी। और इसके अलावा हेडेक के साथ आते हैं, ऑल्टर्ड मेंटेशन के साथ आते हैं, वीकनेस के साथ आते हैं, वन साइडेड वीकनेस के साथ, कोई ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर मौजूद है तो अपोजिट साइड पे पूरी बॉडी के अंदर वीकनेस हो सकती है। बिल्कुल। तो ये मेजर कंप्लेंट्स है। अच्छा फिट्स के साथ आ सकते हैं, अच्छा अच्छा और फिट्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो बिल्कुल जनरलाइज फिट यानी कि पूरा जिस्म हिल रहा है, और जी। एक होता है फोकल फिट्स यानी कि एक साइड वन हाफ ऑफ द बॉडी हिल रही है। तो जब भी फोकल फिट्स वाले पेशेंट्स पर्टिकुलरली आते हैं तो आपका माइंड आता है कि हाँ भाई कोई न्यूरोसर्जिकल इशू, कोई ब्रेन ट्यूमर, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन ब्रेन के अंदर मौजूद हो सकती है, बिल्कुल। जो कि वो इरिटेशन कॉज कर रही है, कॉर्टिकल इरिटेशन कॉज कर रही है। और फिर आप जब MRI कराते तो इतना आपको बड़ा पता लगता है ट्यूमर। ट्यूमर। आपको बड़ी खुशी हो रही है ट्यूमर सुन के, आप तो माशाल्लाह एक्सरसाइज हाँ करते हैं, बिल्कुल। हमें डर लग रहा है। देखिए मैं ये सपोज करता हूँ कि ये फील्ड मुझे इंटरेस्ट वक्त के साथ साथ मजीद मेरा इंटरेस्ट बढ़ा रही है। क्यों? माशाल्लाह। क्योंकि एक पेशेंट जो हेड ट्रॉमा के साथ आया हुआ है, जिसको जो अपने कॉन्शियसनेस लेवल रिगेन कर नहीं सकता और वो कोमाटोज स्टेट में है, जी उसको हाँ। वेंटिलेटर पे ज़रूरत है, EDH पर्टिकुलरली EDH की बात कर रहा हूँ, वो छोटा सा केस है मेरे लिए, बहुत EDH हमारे एक्स्ट्रा ऑडियंस के ड्यूरल लिए हेमाटोमा, यानी कि दिमाग के अंदर चोट लगने की वजह से, हड्डी टूटने की वजह से खून जमा हो खोपड़ी की गया, और क्लॉट जमा हो गया, क्लॉट जमा। और वो दिमाग पे दबाव क्रिएट कर रहा है और वो लाइफ थ्रेटनिंग है। अब जब उस पेशेंट को जो बिल्कुल ही मफलूज ज़दा हालत में जहनी तौर पे मौजूद है, उसको अगर आप ऑपरेट करते हैं और जब वो EDH रिमार्केबली वो वाला पेशेंट रिकवर करके 15/15 यानी कि अरे अपने होशो यार, आवाज़ के वाह साथ मौजूद होता है, तो इंटरनल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का वाह। लेवल ही अलग होता है। मैं यही वो कहता हूँ ना किसी और कि फील्ड में शायद मैं नहीं समझता नहीं मिल सकता। एब्सोल्युटली, मैंने यही तो बात बारहा कही है कि जो हमारी फील्ड का जो लेवल ऑफ अप्रूवल है ना, और बेसिकली आपकी जो भी आप करियर चूज करें, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करें ना, आपका कोई कनेक्शन आखिरत से ज़रूर होना चाहिए उसमें। तो वो डॉक्टर्स के पास बड़ा मौका होता है इस चीज़ का, बहुत कि ज़्यादा वो मौका होता है। सर्विस का, और वो यहाँ पर बहुत अल्लाह है। ताला का शुक्र बेशबहा अदा करता हूँ। एब्सोल्युटली खुदा ने। एब्सोल्युटली। आपसे तो खैर ये सवाल रेलेवेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ माय पॉडकास्ट ये सवाल मैं करता हूँ, अगर आपको मैं वापस मैट्रिक इंटर में लेके जाऊँ तो क्या आप न्यूरोसर्जरी लेंगे दोबारा? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? या सिंपल दो अल्फाज में कहूँगा, व्हाई नॉट। लेकिन ये है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो मैं फाइटर पायलट होता। फाइटर पायलट होता है, वो तो माशाल्लाह हमारे मुल्क का फ़ख्र है भाई। फाइटर पायलट्स हमारे हमारे डॉक्टर्स भी हमारे मुल्क का फ़ख्र हैं। अच्छा जुली, अब मैं एक सवाल जो सोहेल वड़ाइच करते हैं एक दिन जियो के साथ में उन्हीं के अंदाज में करके अच्छा दिखाएंगे। सही। मैं वैसे आपकी मिमिक्री मुझे याद है शाहरुख खान की, आज तक मैं मिस करता हूँ। यार वो दिन थे कोचिंग के। फैसल याद है? फैसल फैसल महमूद याद फैसल है। क्या कर रहा है आजकल? फैसल महमूद मॉडर्न हॉस्पिटल में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर है नाइट में, और उसने ओह MBA किया था। मैं भी MBA कर रहा हूँ साइड लाइन, माशाल्लाह, आपको ज़रूरत बकाया नहीं है यूनिवर्सिटी वैसे। से। हाँ, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड फील्ड भी चूज करना चाह अच्छी रहा हूँ बात है। साइड लाइन। फैसल महमूद जो थे वो SMC के ग्रेजुएट थे शायद, बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने बड़ा इमरान खान के बड़े सपोर्टर हुआ जी करते जी थे जी ज़माने जी में। जी। अच्छा, तो एक यंग न्यूरो सर्जन कितने पैसे बनाता है? ये बहुत मुश्किल होगा जज करना, क्योंकि हर किसी को उस लेवल पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग नंबर ऑफ सेंटर्स। अगर कोई वेल रिनाउंड सेंटर के अंदर एसोसिएटेड है तो उसके नंबर्स ऑफ केसेस ज़्यादा होंगे। जैसे हम जनरली पूछे कि एक FCPS, अगर एक जज आप ये सपोज कर लें कि एक साल पहले FCPS हुआ, न्यू भी है, न्यूबी है। एक साल के अंदर विद इन लास्ट ईयर उसका FCPS पार्ट 2 क्लियर हुआ जी है, हाँ। तो वो मैक्सिमम मैं बात करूँ तो 2.5 से 3 लाख तक जनरेट कर सकता है, अगर वो कैलकुलेटेड वे में चले और मैं कहूँगा फोकस अप्रोच के साथ चले तो। क्योंकि सही यहाँ है। पे मेजरली इशू ये है कि मेजर नंबर्स जो है वो AKU, LNH और NMC, ये वहाँ पे जाते हैं पेशेंट्स यूजुअली, अच्छा अच्छा, अगर NMC अफोर्डेबल बड़ा होता मशहूर है, है। वो जो NMC इज़ अ FPC लैंड ऑफ न्यूरोसर्जरी। अच्छा हाँ, वहाँ पे तकरीबन 8 to 9 न्यूरोसर्जन इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो जो इन हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है उसके पास ऑब्वियसली ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही है, और जो इनके साथ नहीं है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको देख के मुझे एक शरारत सूझ रही है, तो प्लीज़ मुझे वो कहने दें। कोचिंग सेंटर में हर एक का एक एज होती है, तो आपका भी एक क्रश था,
तो भाभी भाभी सुन रही होंगी ये, लेकिन ये अच्छी, अब मैं अच्छी बात करने जा रहा हूँ। तो वो ये कि ऐसा कोई नहीं था, बस हम दूर दूर से बस एक क्रश था, तो हम लोग बात भी नहीं करते थे जी आपस जी में। जी जी। तो आप मुझसे शेयर करते थे उनके बारे में, तो वो सुन भी रही होंगी अगर ये पॉडकास्ट। तो वो जानती भी हैं। उनसे मैं ये कहना, उनका नाम लेना तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि खासा बड़ा ख़जाना आपने बेसिकली ज़ाया कर दिया अपने हाथों से। अब न्यूरो सर्जन और मैं माशाल्लाह, और बेहतरीन इंसान, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेहतरीन शुक्र अदा डॉक्टर। करता हूँ कि वो उस जगह मैं नहीं फंसा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी बेगम जैसी नेमत मिली अल्लाह ताला की तरफ से। बिल्कुल, और बताऊँ क्या, ये अल्लाह में के ये सारे डिसीजन अल्लाह में के होते हैं, और बेसिकली यू नेवर ट्राइड मतलब फॉर मेरी इट बेगम ऑल्सो से ना। अच्छा कोई हो नहीं सकता था मेरे लिए, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतना अच्छी। नहीं नहीं, भाभी को माशाल्लाह जानते हैं, आपने बताया भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियाँ आप लोगों का बरकत दे रिश्ते में। वो माशाल्लाह वो भी प्रैक्टिस कर रही हैं, जी हाँ, जी हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट। जी हाँ, जी हाँ, हाँ। वो क्या है? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनके पास एफएसएस पार्ट 2 रहता है, इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। अल्लाह अभी मियाँ वो उनको एज ए कामयाब करे। रजिस्ट्रार काम कर रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ज़बरदस्त। एक हमारा फीमेल का भी सेशन होगा, हम पे फीमेल डॉक्टर्स बुलाऊंगा सारी, तो इंशाल्लाह कुछ करेंगे इस पे भी। थैंक यू फॉर द एक्सलेंट कॉन्वर्जेशन डॉक्टर जुल्करनैन, बहुत मज़ा बहुत आया। मज़ा आया आपसे बात करके। नहीं नहीं, काफ़ी देर से बहुत बाद सेम, मुलाकात हुई है। बिल्कुल। और पता है हम लास्ट कब मिले हैं? कमीशन के एग्ज़ाम पे। कमीशन की एग्जाम के बाद भी मिले 2018-19। हम, कतर हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा, उसके बाद भी मिले हम, राइट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।